वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 30 मार्च और 29 और 30 मार्च से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा बना है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, तो दूसरी या सबसे बड़ा जो चाय निर्यातक देश बना है वो आपका बना है कौन, वो बना है आपका भारत बना है। किसको पीछे छोड़ा है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा पहला कौन है भाई, ये दूसरा है तो पहले नंबर पे कौन है। तो आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पे है केन्या। कौन है पहले नंबर पे? केन्या। भारत ने चाय निर्यात में श्रीलंका को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है और 2024 में ध्यान रखिएगा 254 मिलियन किलोग्राम तक पहुंचा है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो 2024 में भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम, आपको ध्यान रखना है, चाय निर्यात किया है। यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कुल निर्यात का 10% जो है वो भारत ने अकेले निर्यात किया है। ठीक है, वहीं पे बात करें तो एक और चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। ये तो हमने निर्यात की बात की है, देखिए चाय के उत्पादन की बात करते हैं। किसकी? चाय के उत्पादन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा चाय के उत्पादन में नंबर 1 कौन है। तो चाय के उत्पादन में नंबर 1 पर है आपका चीन। ये चीज ध्यान रखिएगा। हम जो चाय है उसके निर्यात की बात करें तो निर्यात में यानी सबसे ज्यादा अपने देश से दूसरों देश को भेजने वाला जो चाय है वो कौन है? वो केन्या है। ठीक है, और भारत दूसरे नंबर पे है। और चाय उत्पादन में बात करें यानी सबसे ज्यादा चाय पैदा कौन कर रहा है अपने देश में, तो वो है आपका चीन। वहीं पे अगर हम बात करें चाय के उत्पादन में तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन करता है? असम। ठीक है, तो असम की बात करूं तो असम अपने भारत में नंबर 1 पर है। 50% से भी अधिक चाय का उत्पादन अकेले असम करता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। चाय निर्यात में सबसे नंबर 1 पर कौन है? केन्या। चाय के उत्पादन में यानी पैदा करने में सबसे नंबर 1 पर कौन है? प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है चीन है। और अभी निर्यात करने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा देश बना है वो बना है भारत। ऐसा ही एक और आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कॉफी को लेकर के। देखिए ये तो चाय की बात की हमने, एक आपने पढ़ा होगा कॉफी। तो विश्व में भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक यानी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उत्पादक देश बना है। पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील है। और ये अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो कॉफी में भारत का स्थान क्या है? उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में 7वां स्थान है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। और चाय को निर्यात करने में यानी एक्सपोर्ट करने में जो दूसरे नंबर पे है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, या आप कह सकते हैं कि भाई पहला जो स्थान है वो किसे मिला है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर हरियाणा का नाम आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, हरियाणा पहले स्थान पर है। हरियाणा की बात करें तो यहां पे देखिए मैंने एक पॉइंट टेबल बनाया है, ध्यान से इस टेबल को समझिएगा। पहले स्थान पे हरियाणा है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है। टॉप 3 ध्यान रखिए बहुत है, उसमें भी हरियाणा ध्यान रखिएगा। हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल पदक की बात करें तो 104 मेडल कुल जीते हैं। तो जो पहले नंबर पे है उसका गोल्ड ध्यान रखिएगा, टोटल मेडल ध्यान रखिएगा, है ना, और उसने कितने गोल्ड जीते हैं ये ध्यान रखिएगा। और पहले स्थान पे कौन है? हरियाणा है। आपको बस ये ऊपर वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी वो लोग जो लोग तमिलनाडु स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, जो राजस्थान स्टेट से एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो वो लोग ये जरूर ध्यान रखें गोल्ड मेडल कि राजस्थान ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते या उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते। तो जो स्टेट वाले हैं वो इसको जरूर ध्यान रखें। मैं आपको ना आज की क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम के लिहाज से आप ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप चैनल के अंदर। ठीक है, तो लाइक आपका जो है वो मुझे काफी मोटिवेट करता है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा खेलो इंडिया पैरा गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा संस्करण है यानी सेकेंड एडिशन है। 20 से लेकर के 27 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। कहां पर? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। मस्कट की बात करें शुभंकर की तो उज्ज्वला नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं पे शीर्ष यानी पहला स्थान किसका है? तो हरियाणा का है, 104 मेडल। और इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है कि इसके पास गोल्ड मेडल कितने हरियाणा ने लिए हैं? 34
34 गोल्ड मेडल लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा संस्करण है, नई दिल्ली में हुआ है, शुभंकर ध्यान रखिएगा, और पहला स्थान किसको मिला वो ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इसके अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि इसके अंदर ना 1200 से भी ज्यादा जो है पैरा एथलीट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, और 6 खेलों के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। 6 खेलों को शामिल किया गया था, कौन कौन से? तो एक तो तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस। ये 6 खेल हैं जो पैरा गेम्स के लिए खेले गए। पैरा गेम्स का मतलब क्या होता है? देखिए, पैरा पैरा जब वर्ड कभी भी लग जाए, पैरा ओलंपिक या पैरा गेम्स, तो पैरा मतलब ये होता है कि जो लोग दिव्यांग हैं या जो लोग विकलांग हैं उनकी बात करते हैं, उसके आगे पैरा लग जाता है किसी भी चीज के आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सरस्वती सम्मान, यहां पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से सुनिएगा। 34वां मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? क्या हो जाएगा? या फिर क्या एक पॉइंट न्यूज़पेपर में या तो ये लिखा रहता है 34वां न्यूज सरस्वती सम्मान, आपके एग्जाम में आ सकता है, या आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि सरस्वती सम्मान 2024। ध्यान से सुनिएगा, या तो 34वां सरस्वती सम्मान आपसे एग्जाम में पूछेगा, या पूछेगा सरस्वती सम्मान 2024 ये किसे प्रदान किया गया है। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें तो ये जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है साधु भद्रेश दास को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को मिला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो 32वां मिला था, यानी 2022 वाला जो सरस्वती सम्मान था, जो 32वां था, वो किसे मिला था? शिव शंकरी को मिला था। वहीं पे प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान मिला था, है ना। और बात करूं अगर मैं शिव शंकरी को, किसके लिए मिला था? सूर्यवंशम इनकी जो रचना थी उसके लिए मिला। प्रभा वर्मा की बात करूं तो इनको किसके लिए मिला है? तो रौद्र सात्विकम जो है उस रचना के लिए इनको ये दिया गया है। साधु भद्रेश दास की बात करें तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनकी एक पुस्तक है, और वो पुस्तक, भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा, है ना, भाषा जो है जरूर ध्यान रखिएगा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, पुस्तक का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा पुस्तक के लिए संस्कृत भाषा में जो लिखी गई है, साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है। ये है साधु भद्रेश दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ध्यान से सुनिएगा। सरस्वती सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? तो उसमें 22 भाषाएं शामिल है। उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी सरस्वती सम्मान जो है, ये ध्यान रखिएगा, एक साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। तो पिछले 10 सालों में जिनकी भी उत्कृष्ट साहित्यिक रचना होती है उनमें से किसी को भी पुरस्कार दिया जा सकता है। बात करें इस पुरस्कार के अंदर 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है ना, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका दी जाती है, ठीक है। पहला सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है आपके, हरिवंश राय बच्चन को मिला था, 1991 में मिला था। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो भी 1991 में हुई थी। पहली बार दिया कब गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, कब? 1991 में। सरस्वती सम्मान 2023 की बात करूं तो प्रभा वर्मा, रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया था, यानी ये इनका 33वां सरस्वती सम्मान था। और अभी जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? या तो 34वां सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा, या सरस्वती सम्मान 2024 पूछा जाएगा, ठीक है, वर्तमान में। तो पहला सरस्वती सम्मान, पिछला वाला और वर्तमान वाला, तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में L&T फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो L&T फाइनेंस की बात करें तो आप यहां पर देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह को। ये जो इमेज है किसकी है? जसप्रीत बुमराह की। तो जसप्रीत बुमराह की बात करूं अगर मैं यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह से आपको कुछ और याद आ रहा है? अभी जसप्रीत बुमराह को ही एक और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो जसप्रीत बुमराह को अभी हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखिए, यहां पर
स्केचर्स जो कि एक अमेरिकन जूते बनाने वाली कंपनी है ना, जो स्नीकर्स बनाती है, इसके स्केचर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? जसप्रीत बुमराह बनाए गए थे स्केचर्स के। ठीक है, तो अभी हाल ही में कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं जो अभी आपने पढ़े हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, विक्की कौशल बने हैं। गो आईबीबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो आयुष्मान खुराना बने हैं। नारिका कंपनी की निवेशक, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो नारिका कंपनी की इन्वेस्टर या निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल बनी है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है, इंपॉर्टेंट है। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं अगर मैं, तो ध्यान रखिएगा शुभमन गिल का नाम। और लेविस के ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं? दिलजीत दोसांझ बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर अभी 2025 में आपने जो पढ़ा है उसकी हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है। तो विश्व में पहला स्थान है भारत का, वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश बना है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अनाउंसमेंट किया है किसने किया है? तो पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। किसने बताया है? राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह ने अभी हाल ही में बताया है, घोषणा की उन्होंने कि 239 मिलियन मीट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, 239 मिलियन मीट्रिक टन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, 23.9 लाख मीट्रिक टन। देखिए मिलियन अगर कहेंगे आप तो 239 मिलियन कहेंगे, और 23.9 कहेंगे तब आप क्या कहेंगे? 23.9 लाख मीट्रिक टन, कुछ भी आप कह सकते हैं। न्यूज़पेपर में आंकड़ा किसी भी तरीके से आपको पढ़ने को मिला होगा। फिर बात करते हैं कि इतने टन दूध उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है कौन? अपना भारत बना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी ना भारत का स्थान अभी करंट में आपने ना कुछ स्थान पढ़े होंगे कि वर्तमान में भारत के कुछ स्थान करंट में पढ़े होंगे, जैसे चाय निर्यात का भी आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है ना, कॉफी उत्पादन का आपने पढ़ा, वैसे ही स्टील उत्पादन हो गया, मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया, सड़क नेटवर्क हो गया, हथियार आयात करने के मामले में हो गया, कुछ रैंकिंग है उसको एक बार देखते हैं, है ना। तो अभी ये जो करंट में आपने अभी पढ़ा है 2025 के अंदर ही करंट में जितनी भी आपने भारत का स्थान पढ़ा है, रैंकिंग पढ़ी है, उसकी बात करते हैं। तो चाय निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है, किसको पीछे छोड़ा है? तो आपको ध्यान रखना श्रीलंका को पीछे छोड़ा है। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है केन्या है। ठीक है, वहीं पे बात करूं कॉफी उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? तो ब्राजील है ना, और 7वां स्थान इंडिया का है। वहीं पे स्टील के प्रोडक्शन की बात करें तो स्टील उत्पादन में इंडिया का दूसरा स्थान है ना, और पहले स्थान पर कौन है स्टील के उत्पादन में? तो चीन है। मेट्रो रेल नेटवर्क में जो तीसरा स्थान है वो भारत का है। ये भी अभी हाल ही में करंट में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत तरीके से पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले स्थान पर चीन है ना, और दूसरे स्थान पर है आपका अमेरिका, और तीसरे स्थान पर कौन आ गया है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में आपका भारत आया है। वहीं पे बात करूं सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा स्थान भारत का है, और पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हथियार आयात करने के मामले में, आयात यानी हथियार जो है खरीदने के मामले में, आयात क्या होता है? खरीदना, और निर्यात यानी बेचना। तो आयात करने की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। हमने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, है ना, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बहुत हथियार खरीदा है। और पहले स्थान पर कौन है? तो यूक्रेन का नाम ध्यान रखिएगा। देखिए रूस के पास तो अपना खुद का हथियार है, यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, ये अमेरिका से खरीद खरीद के लड़ाई कर रहा है। तो यूक्रेन जो है हथियार आयात करने के मामले में पहले स्थान पर है। तो ये वो पॉइंट हैं जो अभी आपने पढ़े हैं, है ना, कि भारत का स्थान किसमें क्या है वर्तमान में करंट में। तो इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एग्जाम में आपको यहां से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है? किसका गठन किया है? लीबा। लीबा की फुल फॉर्म क्या होती है? लीबा की फुल फॉर्म होती है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल गया, लंका है तो किसके साथ? श्रीलंका के साथ। तो ध्यान रखिएगा लीबा की फुल फॉर्म लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, और भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस लीबा का गठन किया है श्रीलंका।
किसके साथ? श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए लीबा का गठन किया है। यहाँ पे छोटा सा मैप है, देखिए ये है आपका इंडिया और ये है आपका श्रीलंका, है ना। इन दोनों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है। लीबा की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेम ऐसा ही एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत और युगांडा के बीच में भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त व्यापार समिति, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या? जेटीसी। जेटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त व्यापार समिति, जेटीसी का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए लीबा का गठन, तो आपको क्या ध्यान रखना है? श्रीलंका का नाम। और अगर आपसे पूछा जाए जेटीसी का गठन, तो आप क्या कहेंगे? युगांडा। यानी ये मैं बता रहा हूं आपको क्या चीजें, ये मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमने इन चीजों का गठन किया है, और किस देश के साथ व्यापार का बढ़ावा देने के लिए उस देश का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 जो है ये किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा एबल पुरस्कार, पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है एबल पुरस्कार। तो यहां पर एबल पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया है मसाकी कासावीवारा को। किसको? मसाकी कासीवारा। अब देखिए, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ना, ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में, यानी गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है उनके योगदान के लिए। और जो मसाकी कासावीरा हैं, ये एक जापानी गणितज्ञ हैं। कौन है? एक जापानी गणितज्ञ हैं, और इनको मिला है एबल पुरस्कार 2025। वहीं पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मिशेल टालाग्रैंड की बात करूं, 2024 में इनको एबल पुरस्कार में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एबल पुरस्कार 2024 में मिशेल टालाग्रैंड को दिया गया था। वहीं पे बात करूं एबल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गणित का नोबेल पुरस्कार जो है किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एबल पुरस्कार को। ये जो पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे सरकार के द्वारा ही एक और पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था, होलबर्ग पुरस्कार। याद आ रहा है किसी को? आप लोगों में से अगर किसी ने पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेस, तो आपको ये चीजें याद आ गई होंगी। होलबर्ग पुरस्कार 2025, ये भी नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और किसको मिला है ये पुरस्कार? तो ये मिला है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। याद आया किसी को? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को यह पुरस्कार दिया गया है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 वाला। यह भी नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अच्छा, बात करते हैं एबल पुरस्कार की, तो ये गणितज्ञों को उनके योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी गणित के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है? एबल पुरस्कार। पहली बार कब दिया गया है? तो पहली बार 2003 में दिया गया था। फ्रांस के गणितज्ञ हैं जीन पियरे सेरे को दिया गया। पुरस्कार राशि इसमें कितनी मिलती है? तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन जो है इसके अंदर पुरस्कार राशि दी जाती है। क्रोन जो है ये नॉर्वे की करेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एकमात्र भारतीय जो हैं वो कौन है? SR श्रीनिवास वर्धन। 2007 में इनको एबल पुरस्कार दिया गया था, और एबल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? SR श्रीनिवास वर्धन है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया एबल पुरस्कार। और एबल पुरस्कार आपने क्या पढ़ा कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ऐसे ही मिलते जुलते दो और इंपॉर्टेंट पुरस्कार अभी हाल ही में आपने पढ़ा था। एक पढ़ा था वास्तुकला किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, प्रित्जर अवार्ड 2025 को वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। और ये अभी हाल ही में लियू जियाकुन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक है AM ट्यूरिंग अवार्ड। AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 जो है अभी पिछले हफ्ते ही आपने पढ़ा था, 2025 में अभी दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार का नाम AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024, अभी 2025 में दिया गया, 2024 का पुरस्कार। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और ये दो लोगों को दिया गया है, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड S सटन। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वास्तुकला का नोबेल, कंप्यूटिंग का नोबेल और गणित का नोबेल, ये तीनों इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो मैंने अभी आज आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI के अनुसार 1 मई 2025 से भारत में ATM से नगद निकासी पर कितने रुपए तक का, ध्यान से सुनिएगा,
कितने रुपए तक का शुल्क लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है 23 रुपए तक का। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। वैसे मिनिमम तो आपको ध्यान रखना 19 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पूछा कितने रुपए तक का, यानी मैक्सिमम अगर हम बात करें 23 रुपए आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब समझिए, जैसे देखिए कोई भी बैंक क्या करती है, कोई भी बैंक जो होती है अपने बैंक के अंदर, अगर मैं सेल्फ की बात करूं, खुद के बैंक में 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री देती ही है। और अदर बैंक जो होता है ना, अदर बैंक के एटीएम से भी आप अगर पैसा निकालने जाते हैं तो मेट्रो सिटी में तो आप 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, और नॉन मेट्रो सिटी में आप 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री कर सकते हैं। यानी इतनी बार आप पैसा फ्री में निकाल सकते हैं। लेकिन ये जब लिमिट आपकी मंथली पूरी हो जाएगी, अगर आपने 5 बार पैसा निकाल लिया मान लीजिए, और जब आप उससे ज्यादा पैसा निकालेंगे, तो जब आपने ये पैसा निकाल लिया, इससे फिर वापस अब ट्रांजैक्शन, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, है ना। उसी पैसे को बढ़ाया गया, यानी एटीएम से कैश निकालना जो है अब महंगा होने वाला है। कब से? तो आपको ध्यान रखना है 1 मई से जो है ये चार्ज बढ़ जाएगा, और आरबीआई ने भी हाल ही में इसको मंजूरी भी दे दी है। यानी फ्री वाले चांस आपके एंड होने के बाद ये चार्ज लगेगा। जो आप फ्री में ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, जो भी आपको मिलता है वो फ्री में ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद आपका ये चार्ज लगेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर महिलाओं की टॉप 10 सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, क्योंकि भारतीय महिला की बात आ रही है यहां पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, इस रिच लिस्ट के अंदर कुछ चीजों, मतलब कुछ 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या, कि इसके अंदर सबसे अमीर महिलाओं की सूची निकाली गई है। फिर इसी के अंदर सबसे ज्यादा अरबपति वाला देश कौन सा है वो जारी किया गया है। फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है वो बताया गया है। और इसी के अंदर सबसे अमीर, देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी की सूची और भारत के सबसे अमीर आदमी की सूची जारी की गई है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं जो सबसे अमीर महिलाओं की सूची है, जो टॉप 10 है, इसमें शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है टॉप 10 में शामिल होने वाली, वो बनी है रोशनी नादर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए अमीर महिलाओं की सूची के अंदर पहले नंबर पे कौन है, तो एलिस वॉल्टन का नाम ध्यान रखिएगा। 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले नंबर पे हैं सबसे अमीर महिलाओं की सूची में, और ये सूची हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की सूची है। और रोशनी नादर जो है ये 5वें नंबर पे है इस टोटल सूची के अंदर, और पहली भारतीय, यानी भारत की तरफ से पहली महिला है, ये आपको ध्यान रखना है, रोशनी नादर। तो सबसे अमीर महिलाओं की सूची आपने देख ली, जिसमें रोशनी नादर का नाम ध्यान रखना है ना, सबसे अमीर महिला है। और टोटल विश्व में अगर हम बात करें, इस महिला, अमीर महिला की सूची में 5वें स्थान पर है। अमीर महिलाओं की सूची, एलिस वॉल्टन का नाम आपको ध्यान रखना है। यहां तक चीजें क्लियर है। एलिस वॉल्टन जो है ये ध्यान रखिएगा कहां की हैं, तो अमेरिका की हैं। ठीक है। अब रोशनी नादर की बात करूं तो ये HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहां पर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की कुछ और पॉइंट की। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अंदर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची जारी की गई है, और इस सूची के अंदर ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एलन मस्क की इमेज देख रहे हैं। पहले नंबर पे कौन है, एलन मस्क हैं 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पे, अच्छा एलन मस्क, स्पेस एक्स इनकी खुद की कंपनी है, आपको पता ही होगा। ट्विटर, जिसे बाद में नाम बदल करके ट्विटर का एक्स कर दिया गया है, उसके मालिक कौन है, एलन मस्क है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा, टेस्ला का नाम सुना होगा, है ना, उन सभी कंपनियों के मालिक हैं एलन मस्क। दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस, ये अमेजन के मालिक हैं। तीसरे नंबर पे है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, यानी जो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, मेटा। तो फेसबुक के मालिक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ये तीसरे नंबर पे है। इनकी संपत्ति बिलियन में डाल रखी है। तो आपको बस पहले नंबर वाला ना बहुत अच्छे से याद करके जाना है। फिर हुरून रिच ग्लोबल रिच लिस्ट में एक सूची जारी हुई है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची के अंदर आपको ध्यान रखना है मुकेश अंबानी का नाम, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है मुकेश अंबानी, ये नंबर 1 पर है। उसके बाद गौतम अंडानी का नाम ध्यान रखिएगा, और फिर उसके बाद रोशनी नादर का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। वहीं पे बात करें सबसे ज्यादा अरबपति वाला देश
एक सूची जारी की है कि सबसे ज्यादा अरबपति वाले जो मतलब अरबपतियों वाला देश कौन सा, यानी किस देश में सबसे ज्यादा अरबपति पाए जाते हैं, तो उस मामले में नंबर 1 पर है अमेरिका। आपको ध्यान रखना है 870 अरबपति पाए जा गए हैं यहां पर इस लिस्ट के अनुसार। दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे है भारत। तो आपको भारत की रैंकिंग ध्यान रखनी है कि अरबपतियों वाले देश की सूची में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत के अंदर 284 अरबपति हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि पूरे देश में कुल कितने अरबपति हैं, यानी टोटल अरबपति कितने हैं, यह भी बताया गया है इसके अंदर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दुनिया में अरबपतियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 3442 अरबपति हैं। देखिए एक चीज और बताऊं मैं, हमारे इंडिया में ना जो चाय बेचने वाले हैं, पान वाले हैं, है ना, ये जो फुल्की चाट बेचते हैं ना, गोलगप्पे खिलाने वाले, है ना, ऐसे बहुत से हैं जो हैं तो अरबपति। क्या है, अरबपति हैं। ये ना तो टैक्स वैक्स भरते हैं, बचा लेते हैं, और दूसरी चीज ये कि वो इस लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं है। तो अगर ऐसे देखा जाए ना तो हमारे यहाँ पे अरबपतियों की संख्या और अभी बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो हिडन वाले अरबपति है ना, ये अभी तक सामने नहीं आए हैं, है ना। लेकिन जो सूची हमारे पास है, जो एग्जाम के लिहाज से, वो ध्यान रखिएगा। तो टोटल अरबपतियों की संख्या, इसमें भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अमेरिका है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, और इस हुरून ग्लोबल लिस्ट में सबसे अमीर महिलाओं की जो सूची है उसके अंदर आपको एलिस वाल्टन का नाम ध्यान रखना है पहले नंबर पे, और भारत की रोशनी नादर उसमें 5वें नंबर पे है, और पहली भारतीय महिला है जो इस टॉप 10 लिस्ट में पहुंची है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंक संघ जिसे आईबीए के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सी एस सेट्टी का नाम आपको ध्यान रखना है। सी एस सेट्टी का मतलब चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी इनका पूरा नाम है, और वर्तमान में ये एसबीआई के अध्यक्ष हैं, या फिर आप कह सकते हैं एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं यही हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, जो एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और ये भारतीय बैंक संघ के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। एक और नाम आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है कि इन्होंने जगह किसकी ली है, तो एम वी राव की जगह पर ये इसके अध्यक्ष बने हैं। एक इंपॉर्टेंट नाम अतुल कुमार गोयल का ध्यान रखिएगा। अतुल कुमार गोयल जो है अभी इसी आईबीए के सीईओ बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके, इसी आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन के क्या बने हैं, सीईओ बने हैं। यानी भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन बने हैं, तो अतुल कुमार गोयल का नाम ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सी एस सेट्टी का नाम ध्यान रखिएगा। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये किसने शुरू किया है, तो म्यांमार के अंदर भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो शुरू किया है वो भारत ने किया है। भारत जो है बहुत दयालु कंट्री है, बहुत दयालु देश है ना। हम भारतीय हमेशा दया की भावना दिखाते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी म्यांमार में आया है भूकंप, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा की। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये भारत ने म्यांमार की मदद के लिए, यानी समझिएगा कि राहत पैकेज और मानवीय सहायताएं दोनों भेजी है हमने। किसके माध्यम से भेजी है, तो हमने 2 C-130 विमान भेजे हैं, जिसे हम इस विमान को सुपर हरक्यूलिस भी कहा जाता है। मतलब इस विमान का दूसरा नाम क्या है, सुपर हरक्यूलिस, क्योंकि ये बहुत काफी बड़ा है और ये काफी मदद करने वाला है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन से कहां भेजा गया है, म्यांमार भेजा गया है। राहत सामग्री और मानवीय सहायताओं के साथ भेजा गया है, जिसके अंदर वहां पे लोग जाकर के बचाव का कार्य करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ऑपरेशन ब्रह्मा से। और भूकंप कहां पर आया है, म्यांमार में। अब ध्यान से कुछ पॉइंट को देखेंगे, उससे पहले बात करते थोड़ा सा म्यांमार को और इस भूकंप के बारे में। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है म्यांमार के अंदर, ये जो आप म्यांमार देख रहे हैं, है ना, इस म्यांमार के अंदर क्या आया है, म्यांमार के अंदर आई है 7.7 तीव्रता वाला भूकंप, ठीक है। और ये जो तीव्रता वाला भूकंप था ये म्यांमार में आया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये शुक्रवार को शुरू हुआ था और कल
दोपहर तक की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 5 पॉइंट तीव्रता से अधिक 3 बार भूकंप अभी तक आ चुका है ना। यानी अभी फिर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है और वापस से एक बार 5 पॉइंट तीव्रता का भूकंप आया, यानी 3 बार भूकंप आ चुका है 5.3 तीव्रता की अधिक। यानी एक बार तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ 7.7 तीव्रता का। अब हुआ क्या है, इसमें ना हजारों लोगों की जान चली गई, यानी हजारों लोगों की मौत हो चुकी है ना, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भूकंप कहाँ पर आया था, तो म्यांमार के मांडले शहर, ये आपको मांडले शहर दिख रहा है, इस म्यांमार के मांडले शहर से 17.2 किलोमीटर दूर इसका पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, ये आपको थाईलैंड दिख रहा है भाई, सीधी सी बात है, अगर म्यांमार में भूकंप आ रहा है तो ये थाईलैंड एकदम यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा थाईलैंड ही तो है। तो यहां पर क्या हुआ है, म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड में भी आपातकाल की घोषणा की गई है, क्योंकि यहां पर भी भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। थाईलैंड में भी आपातकाल की घोषणा की गई है, क्यों, क्योंकि भूकंप की वजह से। तो यहां पर म्यांमार और थाईलैंड दोनों जगह आपातकाल देखने को मिल रहा है भूकंप की वजह से। चूंकि आप देख रहे हैं थाईलैंड जस्ट इससे सटा हुआ है, और मांडले जहां पे भूकंप का केंद्र था, तो थाईलैंड के अंदर भी ये चीज देखने को मिली है। ठीक है, तो थाईलैंड भी प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ वो हुआ है अपना म्यांमार। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि वो ये है कि भूकंप जो है मापने की बात करें अगर हम यहां पर, तो भूकंप यानी अर्थक्वेक को मापने के लिए जो उपकरण काम में आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस उपकरण का नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफ आपको नाम ध्यान रखना है। वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, यानी किस स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल आपको ध्यान रखना है। देखिए, सिस्मोग्राफ क्या है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये उपकरण है, इसी उपकरण के अंदर रिएक्टर स्केल लगा रहता है। तो सिस्मोग्राफ के अंदर रिक्टर स्केल लगा होता है और इसी स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो एग्जाम में या तो आपको भूकंप के नाम से सिस्मोग्राफ मिले तब सही करना है, या रिक्टर स्केल मिले तब सही करना है। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया। अब इंडिया की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया और म्यांमार की अगर हम बात करें, तो इसकी जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, और यहां पर बॉर्डर फेसिंग का कार्य किया जा रहा है अभी वर्तमान में, यानी तारबंदी का काम किया जा रहा है। क्यों, ताकि घुसपैठ जो है वो रोकी जा सके। और म्यांमार का ही एक बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह। ये सितवे बंदरगाह जो है, ये म्यांमार का बंदरगाह है, जिसका अधिकार, परिचालन अधिकार, इसको देखरेख करने का, इसको चलाने का जो अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, वो भारत को प्राप्त है। तो सितवे बंदरगाह काफी चर्चा में था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है सितवे बंदरगाह कहां पर है ना, जिसपे अधिकार जो है भारत का है परिचालन का, तो आपको ध्यान रखना है म्यांमार में है। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेपिडो इसकी राजधानी है, और यहां की जो करेंसी है वो है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ता कौन है, तो एनजीटी आयोजन करता है। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार नहीं कई बार, कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी की फुल फॉर्म है। दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किसकी बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है कब मनाया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज 2025 की बात करें 30 मार्च को मनाया गया है। हर साल 30 मार्च को मनाया जाने वाला ये दिवस है। और अगर हम बात करें इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, तो इस दिवस को पहली बार मनाया गया था 2023 में मनाया गया था। इस बार की थीम की बात करें, 2025 की थीम क्या है, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, यानी फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर, ये इस बार 2025 की थीम है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। वहीं पे 30 मार्च की बात करें, 30 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, और वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है राजस्थान दिवस। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का आयोजन किस आईआईटी में किया गया है? तो पहली बात तो ये इंटर कॉलेज तकनीकी की बात करें, अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा और शॉर्ट में लेके चलें तो इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल भी कहा जाता है, जिसका नाम है टेक कृति 2025। ये जो फेस्टिवल है, ये जो महोत्सव है, आपको ध्यान रखना है, एक तरह का टेक्निकल फेस्टिवल है। अब देखिए, अगर इंजीनियरिंग के लड़के किसी चीज को मनाएंगे या सेलिब्रेट करेंगे तो वो सीधी सी बात है, आईआईटी जो है वो टेक्निकल फील्ड है। तो ये टेक्निकल चीजों का एक तरह का उत्सव है, एक तरह का क्या है, फेस्टिवल है, जिसके अंदर रोबोट्स हो गए और भी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी की जाएगी। और अगर आप ये कहें तो डिफेंस से रिलेटेड चीजों को भी काफी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो आपको ध्यान रखना है 27 से 30 मार्च। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 30 मार्च है, 30 मार्च तक, टाइपिंग मिस्टेक है, 27 से 30 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। उद्घाटन किसने किया है? जनरल अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। ध्यान रखिएगा, ये है सीडीएस जनरल अनिल चौहान, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन किसने किया है और किस आईआईटी में किया गया है? तो आईआईटी कानपुर का नाम आपको ध्यान रखना है। आईआईटी कानपुर में कब से कब तक? तो 27 से 30 मार्च आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर? आईआईटी कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है, इसे शॉर्ट में एनआईएच भी कहा जाता है ना। न्यूज़पेपर में कई जगह पे एनआईएच भी लिखा हुआ है। तो इसके जो डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? जय भट्टाचार्य बने हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जो अभी हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक बने हैं। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है ये? क्योंकि ये एक भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, काश पटेल का नाम आपको याद आ रहा है? काश पटेल भी भारतीय मूल के हैं, और ये अभी हाल ही में अमेरिका के ही एफबीआई के क्या बने हैं? डायरेक्टर बने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। श्री राम कृष्णन का नाम आपको याद है? ये भी अभी आपने पढ़ा था। व्हाइट हाउस में एआई पॉलिसी के जो हेड बने हैं, ठीक है, एआई पॉलिसी के हेड कौन बने हैं? श्री रामकृष्णन बने हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है, एक भारतीय मूल के हैं। तो ये 2-3 नाम जो है ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो अमेरिका से संबंधित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे कि भारत की पहली नाइट सफारी जो है वो कहां पर शुरू होगी? तो आपको ध्यान रखना है, भारत या देश की जो पहली नाइट सफारी शुरू होगी वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी, है ना। और ध्यान रखिएगा, लखनऊ में भी कहां पर? तो जो कुकरेल वन क्षेत्र है ना, कुकरेल वन क्षेत्र, वहां पर। और इस पार्क का नाम क्या होने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस पार्क का नाम कुकरेल वन, जो आपका जो पार्क है उसी के नाम पर रखा गया है, कुकरेल पार्क के नाम पर। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है? वो ये है कि 2026 के लास्ट तक ये जो है ये तैयार हो जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। अभी अप्रैल में इसका निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो जिन बच्चों ने आंसर दिए उसमें एक तो प्रमोद, है ना, पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो प्रमोद कुमार नाम था, है ना, प्रमोद कुमार। एक तो इनकी तरफ से आंसर आया था पूरा 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 एकदम डिटेल्ड। कोई भी चीज जब मैं पूछता हूं ना तो पूरा डिटेल में आंसर देने वाले कौन है? प्रमोद कुमार है, एकदम डिटेल में दिया था। और एक प्रियंका यादव करके, कौन? प्रियंका यादव, इन्होंने भी आंसर दिया था। ठीक है, और बाकी लोगों ने आंसर देने की कष्ट किया ही नहीं है ना। अब क्यों नहीं कष्ट किया? कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर कुछ चीजें लिख दें, याद कर दें, तो कहीं याद ना हो जाए, है ना। और याद करना तो पाप है, एग्जाम के अंदर याद कौन करता है? कोई जरूरत नहीं याद करने की। तो मत आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना भाई। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी चीज लिखेंगे, है ना, तो आपका चीजें क्या है? रिवाइज होंगी। और साथ ही साथ आप कोई भी चीज लिख करके याद करते हैं ना, तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी।
समझ में आया? तो चलिए आज आपके लिए एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वो क्या है कि दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील कंपनी कौन सी बनी है? ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मूल्यवान स्टील कंपनी कौन सी बनी है ना? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अमेरिका की एक कंपनी है न्यू कॉर कॉर्प, उसी को पीछे छोड़ करके ये कंपनी आई है। कौन सी कंपनी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। अपने स्टडी ग्रुप चैनल जो भी हैं, जो भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एटलीस्ट कम से कम 100 लाइक का टारगेट तो आप लोग पूरा कीजिए ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।